सभी साथियों को नमस्कार। आज रात की क्लास में हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्नों की श्रृंखला में मैंने विभिन्न विभिन्न बिंदुओं से विभिन्न जो आपके टॉपिक हैं उनसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक निचोड़ लिया है, जो कहीं ना कहीं आपको रात में सोते सोते एक बार नज़र डाल लेना है। ठीक है, मैं प्रश्न महत्वपूर्ण है और आपको देखना, आपको पढ़ाना हमारा फ़र्ज़ है। पहला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। तो देखिए, आरटीई एक्ट जो 2009 में आया था, जिसे राइट टू एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, उसमें प्रति सप्ताह शिक्षकों को 45 घंटे की कार्य योजना बनाना का कार्य दिया गया था। देखिए, प्रश्न सामान्य है, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न इस बात को लेकर आता है कि 45 घंटे है या 42 घंटे, इन दोनों में कन्फ्यूज़न रहता है। तो आपको घबराना नहीं है। 2009 के अनुसार 45 घंटे की कार्य योजना शिक्षकों के प्रति तय की गई है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि शिक्षा का अधिकार। ठीक है, फिर आरटीई से जुड़ा क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार 2009 में लागू नहीं होता। क्या लागू नहीं होता? पहला, निःशक्त बच्चे। दूसरा, 6 से 14 वर्ग आयु के बच्चे। 14 से 18 वर्ग आयु के बच्चे या बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो देखिए, राइट टू एजुकेशन निःशक्त बच्चों के लिए भी बात करता है, 6 से 14 वर्ग के आयु बच्चों के लिए ही बात करता है, और बच्चों की नियमित उपस्थिति बढ़ाने पर भी जोर देता है। अगर कोई बात नहीं करता है, यहाँ नहीं ऑप्शन पूछा गया है, तो नहीं लागू होता है, वो ये है 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चे। राइट टू एजुकेशन 2009 याद रखिएगा। इसमें ये तीनों बिंदु उपयोग होते हैं, ए, बी और डी। अगर कोई नहीं आता है तो वो है बिंदु सी। अगले के प्रश्न पर आते हैं। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी पढ़ता है, तब वह कौन से रोग से पीड़ित है? देखिए, जब बच्चे पठन संबंधी दोष बच्चों में होता है, यानी बच्चा पढ़ने में, अक्षर को समझने में कुछ कठिनाई महसूस करता है, तो वह दोष, पठन संबंधी दोष जो होता है, वह डिसलेक्सिया कहा जाता है। आपके 4 ऑप्शंस में मलेरिया, फाइलेरिया, टाइफाइड, ये सब कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक शारीरिक बीमारी है, बट दिमाग में जो दोष होता है, जिसमें बच्चा पठन पाठन संबंधी मुश्किलों का सामना करता है, वो डिसलेक्सिया नाम से जाना जाता है। हमारे चैनल पर एक वीडियो इससे संबंधित भी पढ़ा है कि अधिगम संबंधी जो समस्याएं होती हैं, किसको किस नाम से जाना जाता है। आप एक बार वो भी जाकर देख सकते हैं। फिलहाल पठन संबंधी जो दोष है वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आते हैं। अगला है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। तो देखिए, निःशक्त बच्चों की शिक्षा है, उसको जो कहा गया है वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले ये जानना ज़रूरी है कि निःशक्त बच्चों के लिए, जो किसी भी रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, उन्हें हमें कभी भी यह महसूस नहीं होने देना है कि वे किसी भी तरीके से पिछड़े हुए हैं। हमें कहीं ना कहीं उन्हें मुख्य धारा में लेते हुए, सभी बच्चों के साथ लेते हुए चलना है, क्योंकि जो पढ़ाई का माहौल है वो उन्हें तभी मिलेगा जब वे अपने आप को हीन महसूस नहीं होने देंगे। यानी यदि वे किसी रूप से कमज़ोर भी हैं, तो भी इन्हें सभी बच्चों के बीच में रखकर ही हमें पढ़ाना चाहिए। हम साधनों को बदल सकते हैं, दूसरे साधन ले सकते हैं पढ़ाने के, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उन बच्चों को यह महसूस नहीं होने देना है कि उनमें कोई कमी है। तो इसीलिए निःशक्त बच्चों की जो शिक्षा है उसे समावेशी शिक्षा कहा जाएगा। सभी बच्चों के साथ समावेश करके शिक्षा देना, कोई विशेष शिक्षा नहीं है, कोई संकेत शिक्षा नहीं है। इसका जो उत्तर है वो समावेशी शिक्षा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF, जिसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। देखिए, किसी भी चीज़ का मुख्य उद्देश्य बच्चे में जो है, किसी एक टॉपिक के लिए या किसी एक विषय के लिए रुचि पैदा करना नहीं होता है। बच्चे का जो संपूर्ण विकास है वो कैसे होगा, इस पर ध्यान देना मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे पहला आपका ऑप्शन है अंक गणित का ज्ञान देना, तो गणित में हमें केवल अंक गणित का ही ज्ञान नहीं देना है, बच्चे में गणित की रुचि पैदा करना। हाँ, ये उत्तर हो सकता है, लेकिन हमें हो सकता है चारों उत्तर सही दिए हों और हमें चारों में से सर्वाधिक सही उत्तर का चयन करना होगा। तो सर्वाधिक सही जो उत्तर है वो ये कहता है कि तार्किक चिंतन और समाधान योग्यता का विकास करना। ठीक है, हमें केवल अंकगणित का ज्ञान नहीं देना है, हमें केवल संवेगात्मक विकास नहीं करना है, हमें गणित के प्रति रुचि पैदा करना है। लेकिन वह रुचि कैसे पैदा होगी? जब हम उसमें तार्किक चिंतन और योग्यता का विकास कहीं ना कहीं करेंगे।
अगला प्रश्न है NCTE का पूरा नाम, बहुत ही महत्वपूर्ण है और सामान्य बहुत प्रश्न है, ठीक है। आमतौर पर सभी को इसकी परिभाषा याद होती है, फुल फॉर्म याद होती है, लेकिन कहीं ना कहीं परीक्षाओं में सब एक जैसी होने पर कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो आप याद रखेंगे इसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। टीचर्स की एजुकेशन को देख रेख करने के लिए काउंसिल बनाई गई है। अगला है निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। ध्यान रखने की बात यह है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। यदि ऑप्शन ए देखें, बुद्धि लब्धि यानी जो IQ है वो 25 से 70 के मध्य होगा, तो ये बात ठीक है, क्योंकि मानसिक मंदता यानी मेंटली रिटार्डेशन जो है वो 25 से 70 के मध्य ही माना जाता है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यह नहीं वाला पूछा गया। ये तो होता है धीमी गति से सीखना, ये भी पाया जाता है, तो ये विशेषता है, यहाँ नहीं वाला पूछा है। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, अनुकूलन में वातावरण के साथ तालमेल नहीं बैठेगा तभी कहीं ना कहीं बच्चा पिछड़ जाएगा। तो और जो लास्ट है अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमज़ोर होना, तो इसका बच्चे की मानसिक मंदता की कोई विशेषता नहीं है। बच्चा वातावरण के साथ समावेश नहीं कर पाएगा, धीमी गति से सीखेगा, ये सब मानसिक मंदता को दिखाते हैं, परंतु अंतर्वैयक्तिक संबंधों का उसकी मानसिक मंदता से कोई भी संबंध नहीं है। निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षा के है प्रावधान किया जा सकता है। तो अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, हमें निःशक्त बच्चे जो किसी न किसी रूप से परेशानी का सामना कर रहे हैं या मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हैं, हमें उन्हें मुख्य धारा से अलग नहीं करना है। हमें उन्हें मुख्य धारा में पढ़ाई के माहौल के साथ साथ लेते हुए चलना है, जिससे उन्हें कभी भी ऐसा महसूस ना हो कि वे किसी कारणवश पिछड़े हैं या पढ़ाई के प्रति अरुचि पैदा ना हो। तो हमें समावेशी शिक्षा द्वारा ही उन्हें काम करना है। अब मैंने बताया चारों ऑप्शन आपको ठीक लग सकते हैं समाकलन या मुख्य धारा में डालकर, लेकिन हमें सबसे सही उत्तर का प्रयोग करना है, और सबसे सही उत्तर यहाँ समावेशी शिक्षा के लिए जाता है। तो आपका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। प्रतिभाशाली का होने का संकेत नहीं है, यहाँ पर भी ध्यान रखना है, नहीं है पूछा गया है। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत जो रचनात्मक विचार, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चों में रचनात्मक विचार होने चाहिए। अभिव्यक्ति में नवीनता बिल्कुल होना चाहिए, नयापन जब होगा, क्योंकि रचनात्मकता नवीनता ये प्रतिभाशाली होने के गुण हैं। और जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी भी बच्चों में होगी तभी वो प्रतिभाशाली बनेंगे, लेकिन दूसरों के साथ झगड़ा करना ये कभी प्रतिभाशाली का संकेत नहीं है। आपने नहीं देखा होगा कि प्रतिभाशाली बच्चे झगड़ा करते फिरें। फिर प्रश्न आता है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। अभी मैंने बताया था पठन संबंधी जो भी दोष होते हैं, पढ़ने से संबंधी जो भी दोष बच्चे में होते हैं वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत रखे जाते हैं। देखिए आपका ऑप्शन सी सही है, पठन विकार, ठीक है। पढ़ने से संबंधी जो भी विकार होंगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए, शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो अभी हमारी बात चल रही है, फिर वही प्रश्न आया। देखिए प्रश्न बदल बदल कर आ रहा है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान रखना है कि बच्चे को केंद्र मानना है। बच्चे को हमें ना अरुचि पैदा होने देनी है और ना ही बच्चे को ये कभी महसूस होने देना है कि वह किसी रूप से पिछड़ा हुआ है। तो इसीलिए हमें शिक्षा कैसी उपलब्ध करानी चाहिए, विशेष विद्यालय, विशेष पालक नहीं, कुछ भी विशेष हमें उसके लिए नहीं करना है। साधन हम अलग अलग तरीके से बदल सकते हैं, लेकिन उसे कभी भी ये महसूस नहीं होने देना है कि इस कारण से उसे अलग करा गया। तो हमें अलग नहीं करना है, विशेष विद्यालय नहीं लेने, अन्य सामान्य बालकों के साथ ही, इसी को कहते हैं समावेशित शिक्षा, ठीक है। आपका ऑप्शन ए अन्य सामान्य बालकों के साथ ठीक होगा। आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप उसे सभी छात्रों से संतुष्ट करेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य देंगे, तो हमारा NCF कहता है गृह कार्य हमें किसी भी बच्चे पर नहीं लादना है। वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसके अनुप्रेरित मोटिवेशन करेंगे या उसके अभिभावक को सूचित करेंगे। तो यहाँ सबसे सही उत्तर ये जाता है कि हम उसे अनुप्रेरित यानी मोटिवेट करेंगे, क्योंकि बच्चे को मोटिवेट करना यह उसकी कहीं ना कहीं प्रगति की दिशा में उसको बढ़ाता है, क्योंकि बच्चा जब मोटिवेट होगा तो कहीं ना कहीं काम के लिए वह और तत्पर रहेगा। उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देना है, सभी छात्रों के साथ उसे संतुष्ट करेंगे, यह भी आपका ठीक उत्तर नहीं है। और अभिभावक को सूचित करेंगे वह बुद्धिमान है, यह काम तो ठीक है, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मोटिवेट ना करें। उसको मोटिवेट करना आपका एक कह सकते हैं ना शिक्षक के रूप में पहला धर्म हो जाता है, ठीक है। तो जैसा प्रगति कर सकता है उसी के अनुप्रेरित हम उसे मोटिवेट करेंगे। अगला प्रश्न है समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता, यह किसकी विशेषता है। तो हम किसी
समस्या की योग्यता को जान ले, ठीक है, वातावरण के दोषों को, कमियों को, और जो भी उसके प्रति सजगता है, हमारी एक्टिविटी है, ये किस चीज़ की विशेषता है, तो यह सृजनशील बच्चों की विशेषता है। देखिए ऑप्शन प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, लगभग सभी आपको तीन के तीनों सही लग रहे होंगे, मगर हमें सबसे सही उत्तर को चुनते हुए सृजनशील बालकों को यह उत्तर लगाना है, क्योंकि प्रतिभाशाली और सामान्य बालक में कुछ विशेषताएं होंगी, मगर ये जो विशेषताएं हैं कि अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोष और कमियों के प्रति सजगता, तो इतना एक्टिव एक क्रिएटिव बच्चा ही होगा, तो क्रिएटिविटी यानी सृजनशीलता उस बालक में होगी, इसीलिए सृजनशील बालक हमारा सबसे सही उत्तर हो जाएगा। विशेष शिक्षा किससे संबंधित है, तो अभी विशेष शिक्षा की बात हो रही थी, तो हम समावेशी शिक्षा ही हर बच्चे के लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय होता है। हाँ, हम बस साधनों को बदल सकते हैं हर बच्चे के अनुसार, किस तरीके से वो प्रगति करेगा उसके अनुकूल साधन देने हैं। तो विशेष शिक्षा हमेशा जो है मेधावी विद्यार्थियों के लिए नहीं, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी नहीं, पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी नहीं, बल्कि कब यहाँ पर कम होगा, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, ठीक है। तो विशेष शिक्षा ऐसे ही छात्रों को दी जाएगी जो कहीं ना कहीं योग्यता में पीछे हैं, ठीक है। तो उनके लिए विशेष शिक्षा में भी कुछ अलग नहीं किया जाएगा, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही आएगा, बस हम उनके लिए उनके अनुकूल साधनों का प्रयोग करेंगे। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। यदि कोई बच्चा ऐसे परिवेश से आता है जहाँ असंगठित होने का माहौल है, उसे माहौल उसके अनुरूप नहीं मिलता है, तो वह किस कठिनाई का अनुभव करेगा? स्वयं पाठ को तैयार करने में, स्वतंत्र अध्ययन में, रोजगार के संदर्भ में, अभ्यास पुस्तिका में। तो आप जानते हैं यदि असंगठित माहौल से आने वाला बच्चा है तो कहीं ना कहीं उसे स्वतंत्र अध्ययन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं हमारे जो अधिगम पर सब जो आपका एनवायरनमेंट है उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उसके स्वतंत्र अध्ययन में उसको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पर्यावरण यदि ठीक नहीं होगा तो हमारे अधिगम पर भी, यानी कि हमारी जो सीखने की क्षमता है उस पर भी असर पड़ता है। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप उससे अंग्रेजी में बात करेंगे। आप बच्चों को अंग्रेजी भाषा में बोलने के लिए मजबूर करेंगे। आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे या उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी का प्रयास करें। देखिए, हमें यदि किसी बच्चे को कुछ नया सिखाना है तो हम उसको पहले वातावरण से जोड़ते हुए, वातावरण से मतलब वह बच्चा कहीं ना कहीं सभी बच्चों से हिंदी भाषा में बात करने में ज़्यादा सरलता महसूस करता होगा, तो हमें सीधा उसे कठिन स्तर पर ना ले जाते हुए उसके आपसी वातावरण से जोड़ते हुए ले जाना है। उसके वातावरण में कहीं ना कहीं उसकी मातृभाषा मायने रखती होगी, चाहे वह हिंदी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे तमिल हो, उसकी मातृभाषा को लेते हुए दूसरी भाषा की ओर अग्रसर करना है, जिससे वह सरलता भी महसूस करता है और कहीं ना कहीं उससे जुड़ने में उसे आसानी भी रहती है। तो हम उससे डायरेक्ट अंग्रेज़ी में बात नहीं करेंगे, अंग्रेज़ी बोलने के लिए मजबूर तो बिल्कुल नहीं करना है, हम उसकी मातृभाषा की सहायता से अंग्रेज़ी सिखाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, वह कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? बाह्य कारक, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो बच्चे को रुचि लेने से रोकते हैं? भावना और मनोभाव, जज्बात। दूसरा, संस्कृति और प्रशिक्षण, बालक का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन। तो जो बाह्य कारक हैं जो कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं वह संस्कृति और प्रशिक्षण, ठीक है, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। यह बाह्य कारकों में आता है, उसकी संस्कृति और अक्सर प्रशिक्षण, ठीक है। दूसरी, अगला आपका प्रश्न है, कमज़ोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, कमज़ोर वर्ग के बालक से तात्पर्य जो है ऐसे अभिभावकों के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है। तो कमज़ोर बालकों में वार्षिक आय का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसे अभिभावकों के बालक जो वंचित वर्ग में आते हैं, यह भी आपका सही उत्तर नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय के नीचे रखे जाते हैं। सरकार के जो मापदंड हैं उससे नीचे जो अभिभावकों के बालक होते हैं, अभिभावकों के, वह कमज़ोर वर्ग के अंदर रखे जाते हैं सरकार के मापदंडों द्वारा, ठीक है। वार्षिक आय कम है लेकिन अगर सरकार के मापदंड से कम है तब उनको कमज़ोर वर्ग में रखा जाएगा। सरकार ने अपने मापदंड तय किए हुए हैं। पिछड़े बालक कौन से बालक होते? ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सीखने की गति धीमी है, जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के पीछे है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और समायोजित है। तो ये तीनों बातें
कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग के या पिछड़े बालकों को संबंध में बताती हैं। तो उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब प्रश्न है एलेक्सिया है। तो आप देखिए, अभी मैंने बताया हमारे चैनल पर एक वीडियो पहले ही बताई जा चुकी है अधिगम संबंधी दोषों के संबंध में। आप देख सकते हैं वहाँ बताया गया था कि एलेक्सिया जो बीमारी है वह एक पढ़ने की अक्षमता है। ठीक है। आपका आज का अंतिम प्रश्न है कि साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं। तो साइजॉइड जो वर्ग है उसमें आपके प्रतिभाशाली बालकों को रखा जाता है, मोटे स्वस्थ शारीरिक रूप के। यहाँ पर शारीरिक मापदंड नहीं है, यहाँ जो मापदंड है वो मानसिक रूप से रखे गए हैं। तो बहुत आपके जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, ठीक है, वह आपके साइजॉइड वर्ग में रखे जाते हैं। उम्मीद है आपको आज का छोटा सा ये सेशन पसंद आया होगा। आप सभी इसको देखें और पसंद आए तो कमेंट में अपने जवाब ज़रूर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह यूपी टेट की तैयारी में आपके साथ लगे रहेंगे और कहीं ना कहीं हम आपको वो माहौल देंगे कि हम आपका यूपी टेट एकदम क्लियर करा कर ही माने। सभी के लिए शुभ रात्रि।